हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं बीएसए का सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 8। हमने अब तक सेक्शन नंबर 3 और 4 समझ लिया है। अब हम सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन 6, 7, 8 जो हमारा 3 से 50 वाले सेक्शंस है उनको खत्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? तो अभी हमने समझा था कि सेक्शन कौन कौन सी चीजों के एविडेंस दे सकते हैं, फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट के दे सकते हैं। रेलेवेंट फैक्ट जो है वो हमारे कहां से कहां तक है, 3 से 50 तक, जिनके एडिशनली एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। तो हमने एक रेलेवेंट फैक्ट तो समझ लिया कि रेस जेस्ट है जो ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उन चीजों के दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओकेजन, कॉज और इफेक्ट जो है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का, वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। तो उस कॉज, ओकेजन और इफेक्ट के लिए सबसे पहले हमारा ये कंसेप्ट होना क्लियर जरूरी है कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। ये आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट जब सेक्शन 3 पढ़ा रही थी बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं अभी भी समझ आया है तो आप उसको रिपीट मोड पे देख लो, सेक्शन नंबर 3 जो मैंने समझाया है, फिर ही आप ये स्टार्ट करना। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन नंबर 5 कि फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, immediate or otherwise of relevant fact or fact and issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for the occurrence or transaction are relevant। तो क्या क्या चीजें हमारी सेक्शन नंबर 5 की इंपॉर्टेंट हो गई? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स। ये एक एक चीज हम अच्छे से समझेंगे। ये पांचों चीजें हमारी सेक्शन नंबर 5 में रेलेवेंट है। तो सबसे पहली चीज क्या रेलेवेंट है? ओकेजन। ओकेजन का बेसिक मीनिंग अगर हम समझे तो क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसमें, मतलब जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई ओकेजन होती है तो हम रेडी होते हैं, तो क्या ऐसा वो चीज थी जिसके लिए हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है, आप इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। अगर कोई इंसान है वो मेले में जा रहा है कहीं, ठीक है, और अपनी नोटों की गड्डी लोगों को दिखा रहा है कि देखो मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं, उसकी वजह से लोगों को पता लग रहा है इसके पास पैसे हैं, तो चोर को क्या करेगा? चोरी करने की ओकेजन मिल गई है ना। ओकेजन क्या हो गई फिर इसमें कि एक इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ओकेजन को अगर समझे तो कि एक अपॉर्चुनिटी टाइप हो गई कि ये उसके पास पैसे थे तभी तो चुरा पाए, है ना। तो ओकेजन मिल गई चोर को कि वो नोट दिखा रहा है अपने मेले में, तो ये ओकेजन है, मैं जाके चोरी कर लेता हूं, है ना। जैसे हम लोग रेडी होते हैं, तो हमारे घर पे शादी है, ओकेजन है, इसलिए हम रेडी हो गए, पार्टी कर रहे हैं, तो अगर किसी का बर्थडे है तो पार्टी कर रहे हैं, राइट, तो वो ओकेजन हो गई। ठीक है, तो ये हमने इलस्ट्रेशन समझ लिया। अगर चोर चोरी कर रहा है और कोई दूसरा इंसान अगर मेले में दिखा रहा था नोट सबको कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, तो चोर को क्या मिल गई? एक अपॉर्चुनिटी, एक ओकेजन मिल गई कि वो चोरी कर सके, ओकेजन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज। कॉज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो डिराइविंग फैक्टर होता है, कि कॉज और मोटिव में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। पहले हम कॉज समझते हैं कि कॉज क्या होता है। कॉज होता है कि बड़ी चीज की क्यों किसी ने ये करा है। जैसे कि एक कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शन जीत गया और जस्ट इलेक्शन जीतने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ का कॉज क्या होगा? कि वो जीता, जो लोग उससे जल रहे थे उन्होंने उसको मारा होगा, राइट। तो यहाँ पे उसकी डेथ का कॉज वो हो गया
कि विनिंग जो कैंडिडेट है उसकी डेथ का कॉज क्या है कि लोग उससे जल रहे थे क्योंकि वो जीत गया, इसलिए उसका मर्डर करवा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी के घर में चोरी हुई है, राइट, रात को चोरी हुई, सब लोग सो रहे थे, चोर जो आया उसने क्या करा, सामान इधर उधर फेंक दिया और ढूंढ मतलब चोरी करके ले गया वो जो उसको लगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो इस केस में जो चीजें इधर उधर हुई या जूतों के निशान रह गए, ये सारे जब चोरी का केस चल रहा होगा तब रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। कौन से सेक्शन में रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे, तो सेक्शन नंबर 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो इफेक्ट है उस चोरी का, ठीक है। तो चोरी का इफेक्ट जो है या फिर किसी भी एक्ट का जो इफेक्ट है वो रेलेवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी का मर्डर करता है, ठीक है, मर्डर करते वक्त वो चाकू से मार रहा है किसी को, अब वो चाकू की वजह से, मतलब वो हैवी चाकू होगा अगर, तो उसके हाथ उसका जो है वो पूरा सूज गया है या कुछ उसके हाथ में भी हल्का सा कट लग गया है, कुछ हो गया है, तो ये वाला फैक्ट कि उसके हाथ में कट लगा हुआ है जब उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलेगा तो रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वो घटना है उसका एक छोटा सा इफेक्ट तो उसके हाथ पे भी रह गया ना। ऐसे जैसे वो जा रहा है, उसके फुट स्टेप्स, उसके थंब इंप्रेशन कहीं पे रह गए हैं या फिर कहीं पे उसके जूतों के निशान रह गए, तो ये सब क्या है, ये उस घटना के इफेक्ट है। इसलिए ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएंगे, सेक्शन नंबर 5 में। हमने तीनों चीजें समझ ली, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। अब हम समझेंगे अपॉर्चुनिटी जो है उस वर्ड को। अपॉर्चुनिटी क्या होगा, अगर अपॉर्चुनिटी देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, उसके मम्मी पापा कहीं गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, अब वो बच्ची फॉर द टाइम बीइंग घर पे अकेली थी। पड़ोस के एक आदमी को पता लगा कि अभी घर में बच्ची अकेली है, वो गया, उसने जाके बच्ची का रेप कर दिया। तो ये जो उसने रेप करा, इस पूरे फैक्ट में ये बात कि उस वक्त बच्ची घर पे अकेली थी, ये रेलेवेंट हो जाएगी। और ये रेलेवेंट कैसे होगी, वो रेलेवेंट होगी क्योंकि वो अकेली थी, इसी वजह से तो जो अक्यूज्ड है उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो रेप कर पाए, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएगा, ये भी हमारा सेक्शन नंबर 5 में रेलेवेंट हो जाएगा। ये पहले ये वाला सेक्शन कहाँ था, सेक्शन नंबर 7 में था। कोई चेंजेस नहीं हुए हैं सेक्शन के अंदर, जो कंटेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर में चेंज हुआ है। पहले सेक्शन 7 में था, अब सेक्शन नंबर 5 में आ गया है। तो हमने 4 वर्ड समझ लिए, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी। अब हम नेक्स्ट समझेंगे स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, हमने उसमें भी समझी थी ये वाली बात, किसमें, जो वो हस्बैंड कहता है कि हस्बैंड को प्रोसिक्यूट किया जाता है वाइफ के मर्डर के लिए, तो वैसा ही एग्जाम्पल लेते हैं। हस्बैंड को प्रोसिक्यूट किया जाता है कि उसने उसकी वाइफ का मर्डर करा है, ठीक है। अब हस्बैंड ये कहता है कि मैंने मर्डर नहीं करा है, ये और उसके हस्बैंड के अगेंस्ट क्या है, ट्रायल चल रहा है, ठीक है। उस ट्रायल के दौरान अगर ये फैक्ट सामने आता है कि हस्बैंड और वाइफ की नहीं बनती थी, अगर पड़ोसी आके ये कहते हैं कि वो दोनों तो रोज ही लड़ाई झगड़े करते थे, मारपीट करते थे, तो ये फैक्ट कहाँ पे रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू तो है ही नहीं, इससे मर्डर थोड़ी ना प्रूव हो जाएगा। पर इससे क्या प्रूव होगा, स्टेट ऑफ थिंग्स प्रूव होगी कि उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा था या फिर क्या किस स्टेट में वो चीजें हुई है। हो सकता है लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया हो, इसलिए हस्बैंड ने मर्डर ही कॉज कर दिया हो। तो ये हो गया स्टेट ऑफ थिंग्स, जिसमें जो कोई भी एक्ट है वो हुआ है, राइट। इसलिए ये कहां पे रेलेवेंट हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा सेक्शन नंबर 5 में रेलेवेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग, ये 5 चीजें हमारी जो है इस सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन नंबर 5 में। अब देखो, जब हम मेंस के आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें हमको ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना होता है, तब हमको फिर इस तरीके से अलग अलग करके लिखना होता है। ओकेजन ऑफ फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट,
इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, तो ओकेजन को अलग हाईलाइट कर दो, कॉज को अलग कर दो, इफेक्ट को अलग कर दो, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है बेसिकली वो ये चेक करता है कि क्या आपने सब पॉइंट्स लिखे हैं कि नहीं। अब अगर उसको सामने ही आप अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में दिखा दोगे कि मैंने 5 चीजें आप ढूंढ रहे हो, 5 आपके सामने लिखी, तो वो आगे आपको पूरे नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो हमको इसी तरीके से मेंस में भी लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ प्री नहीं क्लियर करना है, हमें प्री मेंस इंटरव्यू सारी स्टेजेस फेस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर भी लिखना होगा। ये 5 आपके कीवर्ड्स होंगे। अब एक और डाउट जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैम क्या हमको वर्ड टू वर्ड यही रटना है क्या? तो वर्ड टू वर्ड आपको डायरेक्ट नहीं रटना है, बट एटलीस्ट ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे सेक्शन नंबर 5 के ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग, ये 5 चीजें रेलेवेंट है, तो आपको एटलीस्ट ये 5 जो वर्ड्स है ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज आप थोड़ी आगे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कीवर्ड्स आपके हमेशा आंसर में होना चाहिए। जो भी बच्चे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए। तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं? इसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू, जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, ये टेस्ट आज ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। तो इसमें इनरोल कर लीजिए आप, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट चीज इलस्ट्रेशन है। मैंने कल भी बताया था जो इलस्ट्रेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक इलस्ट्रेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि इसमें ये ओकेजन में फॉल कर रहा है, ये कॉज में फॉल कर रहा है, ये इफेक्ट में फॉल कर रहा है, या किस में फॉल कर रहा है, और इसमें फॉल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्योंकि इवेंचुअली ये जो इलस्ट्रेशन है ना, यही आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपको इसकी पूरी रीजनिंग रेडी रखना है एक एक इलस्ट्रेशन की, कि अच्छा इसमें ये कॉज है इसलिए रेलेवेंट है, इसमें इफेक्ट है इसलिए रेलेवेंट है। पूरा अच्छे से सारे इलस्ट्रेशंस आपको समझना भी है, और हो सके तो कॉपी में या अपनी बेयर एक्ट में लिख लो। जैसे ये वाला है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड विद द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन। तो ये क्या है? ये ओकेजन का है। तो ब्रैकेट में अपने बेयर एक्ट में लिख लो इसको कि ये वाला इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि देखो यहाँ पर रेलेवेंट लिखा है, सिर्फ ये नहीं लिखा कि क्यों है। तो अपन ने तो पढ़ लिया सेक्शन, अच्छे से समझ भी लिया, तो अब अपन लिख लेंगे कि ये ओकेजन है इसलिए ये रेलेवेंट है। ऐसे ही सारे इलस्ट्रेशंस आपको तीनों अच्छे से समझ के और ब्रैकेट में लिख लेना है कि कौन सी चीज क्यों रेलेवेंट है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं अपन, सेक्शन नंबर 6, जो पहले था हमारा सेक्शन नंबर 8। क्या कहता है सेक्शन नंबर 6 की क्या क्या चीजें रेलेवेंट होगी? तो इसमें रेलेवेंट होगी मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। पहले क्या था? ये पैराग्राफ के फॉर्म में था, अब इसको 2 सब क्लॉजेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला किसकी बात करता है? पहला सब क्लॉज मोटिव की और प्रिपरेशन की, और दूसरा बात करता है कंडक्ट की। तो हम सबसे पहले समझेंगे किसको? मोटिव को और प्रिपरेशन को। मोटिव क्या होता है? मोटिव एक डिराइविंग फोर्स होती है जिस वजह से कोई कुछ एक्ट जो है वो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है बेसिकली, ठीक है। इंटेंशन और मोटिव में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। इंटेंशन बस उस पर्टिकुलर चीज को करने का क्या आशय है वो बताता है, पर मोटिव एक बड़ी चीज होती है। मोटिव वो होता है जिसकी वजह से इंसान उस चीज को कर रहा है, राइट। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में। मोटिव का अगर हम एग्जाम्पल देख के समझें तो ये देख सकते हैं कि हाँ, जैसे कि कोई इंसान है, वो पैसे लेने जाता है अपने किसी, मतलब जहां किसी के पैसे ड्यू थे, उसको लेना थे किसी से पैसे, वो पैसे लेने गया, राइट। अब वो आया नहीं बहुत देर तक, तो उसकी वाइफ को टेंशन हो गई कि ये आया क्यों नहीं। जब जिससे वो पैसे लेने, फिर वो मर्डर हो गया उस बंदे का। अब जिससे वो पैसे लेने गया था, उस बंदे के ऊपर जब केस चला कि इसी ने मारा है, तो वो जो ये था कि उससे पैसे ड्यू थे, इसके जिसका मर्डर हुआ है, उसको पैसे लेना थे अगले बंदे से, अक्यूज्ड से। ये वाला फैक्ट क्यों रेलेवेंट हो जाएगा? क्योंकि ये उसको एक वजह देता है मारने की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोटिव, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं मोटिव का, कि एक लेडी है, ओल्ड लेडी है 60 ईयर्स की, ठीक है, उसका नाम मान लो एक्स है, 60 ईयर्स की एक लेडी है एक्स। अब वाई जो है वो उसका भतीजा है, जो इस एक्स के मरने के बाद वाई की सारी प्रॉपर्टी को लेने वाला है। अब एक्स का क्या होता है, एक्स का हो जाता है मर्डर, वो जो लेडी है उसका। अब केस चलेगा, तो ये फैक्ट कि एक्स के मरने के बाद वाई के पास सारी प्रॉपर्टी जाने वाली थी एक्स की, ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देता है वाई, सॉरी, ये मोटिव बताता है वाई का, कि वाई हो सकता है वाई इस वजह से एक्स को मारे कि इसको मार दूंगा तो मेरे को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फिर ये रेलेवेंट हो जाता है। पर जहाँ पे ये जो मोटिव है ना, ये सिर्फ उन जगहों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटिव का एविडेंस जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंसेस इतने ज्यादा ना हो। जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं वहां मोटिव इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, राइट। मोटिव से रिलेटेड काफी सारे केसेस भी हैं। नेक्स्ट चीज है हमारी प्रेपरेशन। तो मोटिव हमने समझ लिया, मोटिव रेलेवेंट होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। कोई इंसान है, वो किसी को मारने गया, मतलब ए के अगेंस्ट अगर केस चल रहा है कि उसने बी को मारा है, तो ए ने थोड़े दिन पहले गन खरीदी थी, ये रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, वो बी को मारने के लिए प्रिपरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। एक्स ने अपना जो चाकू रखा था उसको अच्छी उसकी धार तेज करवा ली कि अब तो बी को मारूंगा, तो ये जो उसने धार तेज करवाई है, ये क्या है, ये प्रिपरेशन है बी के मर्डर के लिए, ये दिखाता है। वरना कोई अपने चाकू को तेज करे, धार कुछ ही करे, क्या लेना देना। पर ये क्यों रेलेवेंट हो गया, क्योंकि ए के ऊपर केस चल रहा है कि उसने बी को मारा है और नाइफ से मरा है बी, तो ए के पास नाइफ रखा है और उसने थोड़े दिन पहले नाइफ की धार तेज करवाई थी, ये फैक्ट हो जाएगा हमारा रेलेवेंट एज प्रिपरेशन ऑफ कंडक्ट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कंडक्ट। कंडक्ट ऑफ पार्टी या फिर एजेंट ऑफ पार्टी टू एनी सूट इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग। किसी भी पार्टी का या उसके एजेंट का जो कंडक्ट होता है, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, वो रेलेवेंट हो जाएगा। इसको चाहे वो कैसा हो, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए। पर वो जैसे कोई भी सब्सिक्वेंट या प्रीवियस कंडक्ट है पार्टी का या फिर एजेंट का, ऐसा जिसकी वजह से या जो इन्फ्लुएंस हो रहा है सूट या प्रोसीडिंग की वजह से। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पढ़ने में। एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। तो ये कैसे समझेंगे हम, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे ए है, ठीक है, ए के ऊपर केस चल रहा है कि उसने बी का मर्डर करा है, फाइन। अब ए के ऊपर केस चल रहा है कि ए ने बी को मारा है और सी बी का पड़ोसी है। ए ने, सी कहता है कि उसने देखा था कि ए जो है वो बी के घर पे ना सफाई कर रहा था, कुछ कुछ कर रहा था, वहां पे बाहर, घर के बाहर कुछ दाग लगे हुए थे, उनको साफ कर रहा था ए, ठीक है। तो ये जो ए दाग साफ कर रहा है बी के घर के, ये ऐसे तो रेलेवेंट नहीं है, कोई किसी के घर पे कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है। पर क्योंकि बी का मर्डर हुआ है एक रात पहले और अगले दिन सुबह उसके घर जाके ए जो है वो साफ सफाई कर रहा है बाहर, तो हो सकता है वहां पे ब्लड स्टेन्स हो, या हो सकता है ए के जूतों के निशान हो, कुछ ऐसी चीज हो, ए का कुछ सामान रह गया हो। तो ए क्या कर रहा है, ये ए का जो एक्ट है ये क्या है, सब्सिक्वेंट एक्ट है, फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हो रहा है ये, ठीक है, इसलिए ए वो चीज कर रहा है। तो ए का कंडक्ट यहाँ पे जो है, जो पार्टी है एक खुद केस की, उसका कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। तो सी की ये स्टेटमेंट कि मैंने देखा था कि ए बी के घर गया था और वो वहां बाहर आंगन में जो है कपड़ा फेर रहा था, कुछ सफाई कर रहा था, हो सकता है ए जो है वो निशान मिटा रहा हो, सबूत मिटा रहा हो, तो ये ए का जो कंडक्ट है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स। ये वाला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना कंडक्ट के अंदर वो इंक्लूड नहीं होंगे जब तक वो स्टेटमेंट्स या तो कुछ एक्सप्लेन ना कर रहे हो किसी कंडक्ट को या कंडक्ट के साथ ही कुछ बोले जा रहे हो। ठीक है, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जे, इसमें आप इलस्ट्रेशन नंबर जे खोलो और इलस्ट्रेशन जे आप जो एक्सप्लेनेशन वन है वहां पे ब्रैकेट में लिख लो इलस्ट्रेशन जे और के साथ हमको उसको पढ़ना है। ठीक है, क्या कहता है इलस्ट्रेशन जे, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेप्ड, द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर एलिजिड रेप ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू क्राइम, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant, the fact that without making complaint A said that। अच्छा पहले फर्स्ट पार्ट समझते हैं, ठीक है, फिर सेकंड समझेंगे। पहले पार्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ए का रेप हुआ था क्या। ठीक है, अब इस केस में कि क्या ए का रेप हुआ है क्या, इस केस में ये फैक्ट कि उस रेप के थोड़ी देर बाद ही ए गई कंप्लेंट करने और जाके उसने क्या बोला, कंप्लेंट करी उसने और सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द टर्म्स विच कंप्लेंट वाज मेड आर रेलेवेंट। ए का रेप हुआ, ए ने थोड़ी देर बाद ही भागते भागते गई अपनी फैमिली के साथ गई, जाके उसने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट करते वक्त जो जो सर्कमस्टेंसेस हुए कंप्लेंट की और जो सर्कमस्टेंसेस हुए ये रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रेलेवेंट क्यों हो जाएंगे, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है ये उसका कंडक्ट भी है कि वो कंप्लेंट करने गई, राइट। तो ये यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा कि उसने उसके साथ जैसे ही रेप हुआ वो गई कंप्लेंट करने। ये हमारा रेलेवेंट फैक्ट होगा जब एक रेप का क्वेश्चन आएगा कोर्ट के सामने तब। अब दूसरा क्या कहता है, द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट ए सेड दैट A had been raped is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as dying declaration। अब दूसरा क्या कह रहा है कि A ने जो कह रही है कि मेरा रेप हुआ है, पर उसने क्या करा, उसने कंप्लेंट नहीं करी, राइट। तो यहां पे उसकी सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है कि मेरा रेप हुआ है ये रेलेवेंट इस सेक्शन में क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई कंडक्ट तो करा ही नहीं, आप जाते फिर कंप्लेंट करते, वो एज अ कंडक्ट कंसिडर नहीं होगा बेसिकली कि ए जो कह रही है कि ए हैड बीन रेप्ड इज नॉट रेलेवेंट एज कंडक्ट, वो कंडक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कंडक्ट में इंक्लूड होना था तो आपको उसके साथ कुछ करना भी तो चाहिए था, सिर्फ बोलने से क्या होगा, आप कंप्लेंट करते, राइट। तो इसलिए इस केस में रेलेवेंट नहीं होगी। और ऊपर वाले केस में क्यों होगी, क्योंकि हर स्टेटमेंट इज अकम्पनीड बाय अ एक्ट, इज अकम्पनीड बाय अ कंडक्ट, उसने कंडक्ट भी किया है, सिर्फ बोल नहीं रही है वो। और इस वाले में क्या हुआ है, इस वाले में उसने सिर्फ बोला है, कोई कंडक्ट नहीं किया है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया। ये इलस्ट्रेशन इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है ना, तो इसको तो आप एकदम स्टार मार्क कर लो और इसको एक्सप्लेनेशन वन के साथ लिख लो। अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए मेरे को किस तरीके से समझाना है। अब हमारा बच रहा है इसमें इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन नंबर 2। दोनों एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। सेकेंड क्या है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और in his presence and hearing which affect such conduct is also relevant। ठीक है, क्या कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन कि जब किसी इंसान का कोई कंडक्ट रेलेवेंट है ना तो उस कंडक्ट के दौरान उसकी प्रेजेंस में जो बातें बोली गई है वो भी रेलेवेंट हो जाएगी। अब इसको समझते हैं हम कैसे। इसको हम ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने बी के घर में जाके चोरी करी, ठीक है। सी जो है उसका पड़ोसी, किसका, बी का, वो अगले दिन ए खड़ा है वहां पे और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, बी ने जिसके भी घर में चोरी करी थी अब तो पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। ये सुनते ही ए ने क्या करा, ए भाग गया। तो ए जो भाग के गया है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए का कंडक्ट और इस सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन 2, और जो ये ए ने चिल्ला के बोला, क्या सॉरी सी ने चिल्ला के बोला कि पुलिस आ गई है, अब तो
जिसने भी बी के घर पे चोरी करी थी उसको पकड़ लेगी। तो ये वाला फैक्ट भी, ये जो स्टेटमेंट सी ने बोली ये भी रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है भागना, उसके प्रेजेंस में जो बोला गया, एक्सप्लेनेशन 2 के हिसाब से उसकी प्रेजेंस में जो बोला गया वो भी रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सी की जो स्टेटमेंट है ये भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी एज पर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 6 ऑफ BSA। राइट, ये हमने पूरा इलस्ट्रेशंस आपको अच्छे से पढ़ना है। जो समझ में नहीं आए आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में फिर इसको आने लग जाएंगे। हमने सारे ऑलमोस्ट जो एग्जाम्पल्स है वो इसी तरीके से लिए हैं, 1-2 तो हमने इलस्ट्रेशन से ही डायरेक्ट उठाए सो दैट आप समझ पाओ। इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो जैसे हमने सेक्शन नंबर 5 में किया था ना कि 5 पॉइंट बना लिया, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग, वैसे ही इस सेक्शन में भी होगा। क्या होगा इसमें, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस है फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या होगा, विथ सपोर्ट और रीबट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तीसरा क्या हो गया, और विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन whose identity is relevant, right? चौथा क्या हो गया, और fix the time or place at which the fact issue or relevant fact happened. Next हो गया, और which show the relation of parties by whom any such thing was transacted are relevant. ठीक है, तो relation of parties क्या हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो एज पर सेक्शन 6-7 जो पहले सेक्शन नंबर 9 था, 5 चीजें रेलेवेंट होगी। हम एक एक करके अब समझेंगे पांचों को। सबसे पहला है जो एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करे किसी भी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को। ठीक है, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करेगा हम इस तरीके से समझ। अच्छा, अपन इन सब के केसेस भी देखने वाले हैं क्योंकि अभी हमने अच्छे से समझ तो लिया है पर कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें केस लॉज भी आपको लिखना है। जैसे हमने रेस जेस्टे में देखा था, उसमें तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन जो थे वो समझाया ही इस तरीके से था कि वो केस के फैक्ट ही उसमें इंक्लूड कर दिए थे, तो आपको अपने आप ही केसेस के फैक्ट्स जो है वो याद हो गए। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं इसको एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस वाले में। अगर हम समझे तो फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर डी पे चलते हैं। ए करता है ए sues B फॉर इंड्यूसिंग C टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विथ A. C on leaving A service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. This statement is a relevant fact as explanatory to C's conduct, which is relevant as fact and issue. क्या कह रहा है ये, इसको सब्सटैंशिएट करके पढ़ना है अपन को फर्स्ट वाले पॉइंट से। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि A जो है वो sue करता है B को कि उसने C को इंड्यूस करा कि C जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना तोड़ ले A के साथ। अब इस पूरे केस में C जब क्या फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे, है ना, ये जब आएगा A ने सू करा B को कि आपकी वजह आपने इंड्यूस करा है C को कि तुम A के साथ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो और मेरे साथ आके काम करना। तो ये वाली बात जब C जा रहा था छोड़ के A को, तो उसने ये बोला कि मैं आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि B ने मेरे को और अच्छा ऑफर दे दिया है ना। तो ये जो C की स्टेटमेंट थी छोड़ते वक्त, ये क्या है, वो C के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही है कि C ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा क्यों है। कॉन्ट्रैक्ट टूटना हमारा क्या है, फैक्ट एंड इशू है ना। ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पूरा होगा कि क्या बी ने इंड्यूस करा है कि नहीं, तो सबसे पहले तो कोर्ट यही देखेगा ना कि क्या जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप केस कर रहे हो वो सही में ब्रेक हुआ है कि नहीं। राइट, जब ब्रेक हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो फिर उस वक्त उसके बाद ही एक्शन लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या हो गई कि जब सी छोड़ रहा था उसने कह दिया ए को कि मैं जा रहा हूं, मुझे तो बी ने बहुत अच्छा ऑफर दे दिया। तो ये जो स्टेटमेंट थी सी की एक्सप्लेन कर रही है कि उसने छोड़ा क्यों है। ठीक है, इसलिए वो एक्सप्लेनेटरी है सी के कंडक्ट को, तो वो रेलेवेंट हो जाएगी हमारी फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू। वो एक्सप्लेन कर रही है फैक्ट इन इशू को कि क्यों हुआ है, वो एक्सप्लेन कर रही है सी के बिहेवियर को। नेक्स्ट है सपोर्ट और रिबट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्ट बाय फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कोई भी ऐसा फैक्ट जो सपोर्ट कर रहा है या रिबट कर रहा है जो हमारा फैक्ट एंड इशू है उसको। फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है
उसको प्रोसिक्यूट किया है कि उसने वाई का मर्डर करा है, राइट। अब ट्रायल के दौरान ये पता लगता है कि एक्स जो था वो तो हॉस्पिटलाइज्ड था, एक्स की तो हार्ट सर्जरी हुई है उस वक्त, तो ये फैक्ट इन इशू कि एक्स ने बी का मर्डर करा है, इसको क्या करता है, वो रिबट करता है, सपोर्ट नहीं करता, वो अपोज करता है कि एक्स मारेगा कैसे वाई को जब एक्स की खुद की हार्ट सर्जरी हो रखी है, वो तो हॉस्पिटल में है। तो ये हमारे फैक्ट इन इशू को क्या कर रहा है, ये वाला फैक्ट कि वो हार्ट सर्जरी हुई और हॉस्पिटलाइज्ड था एक्स उस वक्त, ये रिबट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा रेलेवेंट हमारा सेक्शन नंबर 7 में। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट। किसी भी चीज की कोई अगर आइडेंटिटी चीज की या इंसान की स्टैब्लिश कर रहा है तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगी। अब हमने सबने पढ़ा है क्या, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेट, मतलब आपने मूवीज में भी कई बार देखी होगी ये चीज। क्या होता है कि लाइन से अलग अलग लोगों को खड़ा किया जाता है विटनेस के सामने और उससे पूछते हैं, विटनेस कहता है कि मैंने दूर से देखा था कि इसने चोरी करी है, ये चेन खींच के ले गया, ठीक है। विटनेस को बोलते हैं अच्छा ठीक है वो कैसा दिखता था, तो वो बताता है। उस हिसाब से क्या होता है कि जो अक्यूज्ड है या जो सस्पेक्टेड है उनको लाइन से खड़ा किया जाता है विटनेस के सामने और उसको बोलते हैं अब आप आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन था जो उस दिन चेन खींच के ले गया था, राइट। तो ये हो गई हमारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो रेलेवेंट किसमें है, सेक्शन नंबर 7 में, पहले सेक्शन नंबर 9 था ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन अपने आप में बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसमें काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं, तो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को एक अलग से टॉपिक की तरह, ठीक है। अभी हम बस इतना समझ लिया हमने कि होता क्या है और इस सेक्शन में रेलेवेंट कैसे है, ठीक है। तो ये जो सस्पेक्टेड की आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो रही है रेलेवेंट है किसमें, सेक्शन नंबर 7 में। या फिर जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी चेन खो गई, मेरे को पुलिस वाले बुलाते हैं, कहते हैं कि हमको चेन्स मिली है कुछ, मेरे को बुलाया, अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी मेरी चेन है या फिर क्या ये चेन मेरी है क्या, वो फैक्ट जो मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ वो रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्या चीज है, रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम सच फैक्ट वॉज ट्रांजैक्टेड, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था या किस टाइम पे वो फैक्ट हुआ है किस पे नहीं हुआ है, ये सब भी कहाँ रेलेवेंट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे सेक्शन नंबर 7 में रेलेवेंट। एक बार आप इसके इलस्ट्रेशंस भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा आज का, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, where there is reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is relevant against each of these person। अगर किसी भी जैसे कॉन्स्पिरेसी का केस है तो उसमें किसी ने कुछ भी, वो कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होने के बाद जो भी कुछ बोला है वो सब कुछ रेलेवेंट हो जाएगा, ये बोलता है ये सेक्शन। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, कॉमन डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी अगर उसने बोला है तो वो सारे के सारे हमारे जो फैक्ट्स है वो रेलेवेंट हो जाएंगे एज पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ BSA, और पहले जो था वो कौन सा था, सेक्शन नंबर 10।